Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. Friends, ये आज की फ्रंट पेज न्यूज़ है। ये रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के वर्डिक्ट से, जिस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिए थे कि वो उनसे खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स को पब्लिकली डिक्लेयर करे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा था, और इस सीरीज ऑफ इवेंट में ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट को, जिसमें उन्होंने 30 जून तक का समय मांगा था, उन्होंने इस रिक्वेस्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अब 24 घंटे का समय दिया गया है कि 12 मार्च तक, यानी कि आज तक, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स सबमिट कर दे, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन डिटेल्स को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सके फॉर द पब्लिक टू व्यू। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को एक क्वार्टर ने क्रिटिसाइज भी किया था, ये बोलकर कि ये जजमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड के बेसिक प्रिंसिपल, जिसमें ये सोचा गया था कि डोनर्स की अटमोस्ट सीक्रेसी होगी, क्योंकि पब्लिक में किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने डोनेट किया है, और इस वजह से उन डोनर्स के साथ उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकेगा। तो कुछ लोगों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये बोला है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सभी डिटेल्स को पब्लिकली डिक्लेयर कर दें, तो उन लोगों का कहना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो उन डोनर्स की प्राइवेसी वायलेट होगी। और अब इस क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को माइन्यूट डिटेल्स का डिस्क्लोजर करने के ऑर्डर नहीं दिए हैं, पर केवल ये बोला है कि आप डोनेशंस की बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कर दें, जिससे डोनर्स की प्राइवेसी वायलेट ना हो। अब इस इवेंट में जो भी होता है, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल तक उन डिटेल्स को रिलीज करती है? अगर नहीं करती तो क्या होगा? अगर करती है तो क्या होगा? दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है उनके द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट की गई अग्नि 5 मिसाइल। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस में कल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया गया था, एंड दिस टेस्ट वाज सक्सेसफुल। अब इस टेस्ट फ्लाइट के साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया है वो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी। अब ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल भी चाइना के द्वारा ही टेक्नोलॉजिकली टेस्ट किए गए एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा गया था प्रिलिमिनरी में। तो पहले अब हम अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं, और उसके बाद फिर MIRV टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अग्नि 5 मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM है, और इसकी रेंज है 5500 किलोमीटर से 9000 किलोमीटर के बीच। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी डिलीवर कर सकती है, और ये फिलहाल सर्विस में है। फ्रेंड्स, आप इस इमेज को नोटिस करिए, इसमें अग्नि 5 मिसाइल की रेंज डिस्क्रिप्टेड है। ये इंडिया है और ये कलर्ड रीजन है जहां तक अग्नि 5 मिसाइल की रेंज है। आप देख सकते हैं ये मिसाइल चाइना के पूरे ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचने में सक्षम है। फ्रेंड्स, इस मिसाइल को तो चाइना के अगेंस्ट एक डिफेंस डेवलप करने के लिए ही बनाया गया है। इससे पहले अग्नि 5 से पहले जो लॉन्गेस्ट रेंज कैपेबिलिटी की मिसाइल थी वो थी अग्नि 3, पर उसकी कैपेसिटी, उसके ट्रैवल करने का डिस्टेंस इतना नहीं था कि वो चाइना के ईस्टर्न पार्ट्स तक पहुंच सके, जहां पर मेजर पॉपुलेशन रहती है, जहां पर चाइना का इकोनॉमिक सेंटर है। और ये अग्नि 5 मिसाइल, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये चाइना के किसी भी रीजन तक पहुंच सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी MIRV टेक्नोलॉजी की। तो फ्रेंड्स, इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक ही मिसाइल में यूजिंग अ सिंगल मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी किया जा सकता है, और इस वजह से उन वॉरहेड्स को अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉय किया जा सकता है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द मिसाइल एंड इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वॉरहेड्स। एक ये वॉरहेड है, 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 और इनको अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया जा सकता है, इनसे अटैक किया जा सकता है। ये है MIRV टेक्नोलॉजी। ये एक सिंपल कंसेप्ट है, इसको अपने ध्यान में रखें और अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर लें। ये डिटेल्स
मेरे नोट्स में भी प्रेजेंट है, यू कैन एक्सेस देम यूजिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। इसका कॉन्टेक्स्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो 2019 में पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास कर दिया था, पर 2019 से अब तक 2024 तक वो इफेक्टिव नहीं हुआ था। उसको इफेक्ट में लाने के लिए जो रूल्स बनाए जाने थे वो नहीं बने थे। और अब इस इवेंट में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि होम मिनिस्ट्री ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को नोटिफाई कर दिया है और अब इन रूल्स की मदद से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, 2019 में जब इस CAA बिल को पास किया गया था, इट वॉज अ बिग टॉपिक। हालांकि उससे रिलेटेड प्रिलिमिनरी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब क्योंकि ये एक बार फिर से न्यूज में है, इस वजह से ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। ये हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल यू शुड स्टडी इट। इसकी ब्रीफली बात करें तो ये एक्ट इंडिया की नेबर कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन और जैन कम्युनिटीज को सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है एक आसान तरीके से और कम समय में। मतलब सिटीजनशिप पाने का जो तरीका है, जिसमें लगभग 7 साल लगते हैं, इन कम्युनिटीज के लिए वो जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रही हैं, वो अगर इंडिया में सिटीजनशिप पाना चाहती हैं, उनको अब इस एक्ट के इंप्लीमेंट होने के बाद इजीली सिटीजनशिप मिल सकेगी। फ्रेंड्स, इस न्यूज इवेंट पर जल्द ही एक एक्सप्लेनर पीस आएगा, हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए आप इसके लिए इतनी जानकारी रखें, नेक्स्ट एडिशन में आई एम श्योर वील टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट से और आसाम में हुए गोल्डन लंगूर के सर्वे काउंट से रिलेटेड। तो आसाम में जहां पर ये गोल्डन लंगूर्स एक्सक्लूसिवली पाए जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए एक सर्वे किया गया और पता चला कि इंडिया में गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन है 7,396, 7,396। इस सर्वे को किया गया था मानस बायोस्फीयर रिजर्व में, जहां पर गोल्डन लंगूर्स की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। इस सर्वे में यह पता चला है कि गोल्डन लंगूर्स की पॉपुलेशन को खतरा है वहां पर प्रेजेंट अनस्टेबल सिचुएशन की वजह से, जिसका रीजन है फ्रेगमेंटेड हैबिटेशन। फ्रेगमेंटेड हैबिटेशन का मतलब है जहां पहले लंगूर या किसी भी वाइल्ड लाइफ के लिए रहने की वाइड जगह होती थी, अब ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वो वाइड जगह इंक्रोच हो गई है और इन वाइल्ड पॉपुलेशन के हैबिटेट्स फ्रेगमेंटेड हो गए हैं। वो नेचुरली एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पाते और इनकी पॉपुलेशन को जो दूसरा खतरा है जो इस सर्वे में पता चला है वो है एब्सेंस ऑफ नॉन ब्रीडिंग ऑल मेल बैंड्स, मतलब मेल की पॉपुलेशन में कमी होना। इस सर्वे से एसोसिएटेड प्राइमेटोलॉजिस्ट का कहना है कि उनके हैबिटेट्स जो फिलहाल फ्रेगमेंटेड हैं, उनको लिंक करने के लिए एक कॉरिडोर बनाना सही होगा, ठीक होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गोल्डन लंगूर की। फ्रेंड्स, आई हैव एम्फसाइज्ड दिस मल्टीपल टाइम्स कि प्रिलिमिनरी में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और आप इंडिया की सभी मेजर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के बारे में जरूर पढ़ लें। उनके बारे में आपको उनका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए, उनकी रेंज पता होनी चाहिए और उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर का IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, जो कि टाइगर का भी एंडेंजर्ड स्टेटस है। यू कैन रिमेंबर इट दिस वे। इसकी रेंज, ये कहां पर पाया जाता है? ये वेस्टर्न असम के एक छोटे से एरिया में और भूटान के एक छोटे से एरिया में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये पाया जाता है मानस नेशनल पार्क में, जो कि भूटान से ही बॉर्डर्ड है। भूटान मानस नेशनल पार्क के नॉर्थ में लोकेटेड है। इसलिए गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन इंडिया के आसाम में है और इंडिया की नेबरिंग कंट्री भूटान में है। अब हम बात करते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व की, जो भी इस न्यूज इवेंट में मेंशन्ड है। ये लोकेटेड है वेस्टर्न असम में और इसके नॉर्थ में लोकेटेड है भूटान कंट्री। फ्रेंड्स, इस बायोस्फीयर रिजर्व से जो रिवर बहती है उसका नाम है मानस रिवर, नॉट वेरी हार्ड टू इमेजिन। और यहाँ पर जो मेजर स्पीशीज पाई जाती हैं वो हैं आसाम रूफ्ड टर्टल,
जिसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकल, हिस्पिड हेयर जो है एंडेंजर्ड, गोल्डन लंगूर जो है एंडेंजर्ड, वी जस्ट स्पोक अबाउट इट, पिग्मी हॉग जो भी है एंडेंजर्ड, और वाइल्ड वाटर बफेलो जो भी है एंडेंजर्ड। फ्रेंड्स, इस बायोस्फीयर रिजर्व की और डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। यहाँ पर फिलहाल हम इस पर ब्रीफ में बात करते हैं, इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ लें। ये एक मेजर बायोस्फीयर रिजर्व है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज एक मेजर न्यूज इवेंट है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के द्वारा 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ साइन किया गया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, इंडिया ने 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ, जिसमें इंक्लूडेड है आइसलैंड, लिंटेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। इस एग्रीमेंट का नाम है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, TEPA। और इस एग्रीमेंट में बात की गई है कि ये कंट्रीज कलेक्टिवली इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगी और उम्मीद है कि अगले 15 साल में उन इन्वेस्टमेंट से, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया में 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। फ्रेंड्स, ये रिसेंट समय में कंक्लूड किया गया दूसरा ऐसा मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। क्या आपको पता है कि इंडिया ने अभी कुछ समय पहले, यानी कि कुछ साल पहले, कौन सी दूसरी कंट्री के साथ एक ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड किया था? वो कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके साथ कुछ समय पहले ही इंडिया ने एक FTA को कंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, इस यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंक्लूड किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें बात की गई है टैरिफ रिडक्शन की। टैरिफ का मतलब है ट्रेड करते समय जो टैक्स लगाया जाता है। जब गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उन पर जो टैक्स लगाया जाता है, वो टैक्स अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इंडिया और इन यूरोपियन कंट्रीज के बीच ट्रैवल कर रहे गुड्स के केस में काफी कम कर दिया जाएगा। इस ट्रेड एग्रीमेंट में मार्केट एक्सेस को भी बढ़ा दिया गया है। मतलब इन यूरोपियन कंट्रीज के गुड्स अब इंडिया में और इजीली एक्सेसिबल हो सकेंगे। और इन कंट्रीज के बीच कस्टम्स के प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ह्यूमन राइट्स पर भी एक चैप्टर है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी एक चैप्टर है। अब इस तरीके के क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पूछा जा सकता है कि इंडिया और इन यूरोपियन कंट्रीज के बीच रिसेंटली जो FTA कंक्लूड किया गया है, क्या उस FTA में ह्यूमन राइट्स पर कोई चैप्टर है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कोई चैप्टर है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, विच आई थिंक वुड बी अ वेरी इजी क्वेश्चन, उसका आंसर होगा यस। फ्रेंड्स, ये FTA इन कंट्रीज के बीच साइन किया जा चुका है। अब इसका रैटिफिकेशन होगा इन मेंबर कंट्रीज के द्वारा। मतलब फॉर इंस्टेंस, इन कंट्री की पार्लियामेंट या इनका जो भी गवर्निंग मैकेनिज्म है, वो इस RTA पर साइन करेंगे, एग्री करेंगे, जिसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। और जब सभी 5 कंट्रीज इस FTA को रेटिफाई कर देंगे, देन इट विल कम इनटू फोर्स, which is expected would happen by the end of this year. फ्रेंड्स, इन FTA मेंबर कंट्रीज की बात करें तो वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट, एक बार फिर से बात करते हैं। ये 4 यूरोपियन कंट्रीज हैं, आइसलैंड जो है यहाँ पर, लिंटेनस्टीन जो है यहाँ पर, नॉर्वे जो है यहाँ पर, और स्विट्जरलैंड जो भी है यहाँ पर। अब स्विट्जरलैंड से रिलेटेड आई होप आपको ये फैक्ट पता है कि इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स का मेजॉरिटी सोर्स है स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पैनल है, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इस पैनल में जो केवल एक इलेक्शन कमिश्नर थे, अरुण गोयल, उन्होंने क्विट कर दिया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम हिज पोस्ट। अगर वो रिजाइन नहीं करते तो उनकी रिटायरमेंट सेट थी 2027 में। और उनकी रिटायरमेंट के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक 3 मेंबर बॉडी है, उसमें अब केवल एक ही व्यक्ति बचे हैं, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है राजीव कुमार। फ्रेंड्स, इन 3 मेंबर बॉडी में 2 ही मेंबर बचे थे, क्योंकि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स में से जो एक इलेक्शन कमिश्नर थे, अनूप चंद्र पांडे, वो रिटायर हो गए थे फरवरी में। अब फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और इन इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक क्रूशियल रोल होगा।
और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को हेड करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति होना ये डिजायरेबल नहीं है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का फंडामेंटल टॉपिक है। आई होप आपको इसकी इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराती है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। फ्रेंड्स, यू शुड नो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्बन लोकल बॉडीज के और पंचायत के इलेक्शन नहीं कराती। ये जिम्मेदारी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशंस की, जो हर एक स्टेट में अलग अलग बॉडीज होती हैं। एज वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही। सो सिंस वी जस्ट स्पोक अबाउट दिस न्यूज, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन में इस समय 2 वैकेंसीज हैं। जहां ये 3 मेंबर बॉडी होती थी, इस 3 मेंबर बॉडी में इस समय ऑफिस में केवल एक ही व्यक्ति हैं और 2 पोस्ट खाली हैं। अरुण गोयल ने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है और अनूप चंद्र पांडे अभी रिसेंटली रिटायर हुए थे। तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि 15 मार्च तक, यानी कि इसी हफ्ते में, इन वैकेंसीज को भर दिया जाएगा। और इन वैकेंसीज को भरने का काम होगा हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। अब ये हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को अपॉइंट करती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस कमेटी के बारे में पता है, क्योंकि इस कमेटी के लिए जो बिल था उसको रिसेंटली ही पास किया गया था, विच वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड इस वजह से कि इस अपॉइंटमेंट कमेटी में गवर्नमेंट के पास पूरी मेजॉरिटी है और वो अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस। इस कमेटी में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इसके बाकी और 2 मेंबर्स हैं। वो हैं एक यूनियन मिनिस्टर और दूसरे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, जो फिलहाल हैं लीडर ऑफ कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी। तो अब उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद ये कमेटी मिलेगी एंड न्यू मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो फ्रेंड्स, इंडिया के तीनों आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स, एक जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे 12 मार्च को, यानी कि आज, जिसका नाम है एक्सरसाइज भारत शक्ति। मतलब ये तीनों फोर्सेस आपस में एक जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये एक्सरसाइज भारत शक्ति होगी राजस्थान के पोखरान फायरिंग रेंज में। इसका पर्पस होगा इंडिया के द्वारा खुद इंडिजीनियसली डेवलप किए गए डिफेंस इक्विपमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना और इन तीनों फोर्स के बीच जॉइंटनेस को, सिनर्जी को, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना। आज इस मिलिट्री एक्सरसाइज को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी विटनेस करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज भारत शक्ति एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज नॉट एसएससी एग्जामिनेशन, but still we mentioned this, you should keep it in mind. Don't allocate too much time to such topics. Just briefly mention these in your notes. हाँ, इस न्यूज इवेंट से एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है कि इंडिया के द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर करने में क्या प्रोग्रेस चल रही है। दिस कैन बी आस्क्ड इन मेंस। सो यू शुड बी अवेयर कि इंडियन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट के केस में इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम से कम हो जाए। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की रिसेंटली की गई असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में विजिट। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वॉज रिसेंटली इन असम्स काजीरंगा नेशनल पार्क, जिस विजिट के बाद वो लोगों को बोलते हैं कि वो काजीरंगा जाएं और काजीरंगा की ब्यूटी को विटनेस करें, एक्सपीरियंस करें। अब ये भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, बट क्योंकि ये न्यूज में मेंशन किया गया है, वी कवर्ड इट। और अब हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। ये नेशनल पार्क भी आपकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्रिपरेशन के सब टॉपिक प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लोकेटेड है
एज आई एम श्योर एवरीवन नोस, आसाम में ये एक नेशनल पार्क भी है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा घोषित एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। फ्रेंड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न्ड राइनोसरस के वर्ल्ड पॉपुलेशन के 2/3 पॉपुलेशन को होस्ट करता है और इस प्रोटेक्टेड एरिया में बिग 4 स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है, जो कि हैं राइनोसरस, एलिफेंट, बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो, जिसके बारे में अभी हमने रिसेंटली बात की थी कि इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। फ्रेंड्स, इस नेशनल पार्क के अराउंड बहती है ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ में और ईस्ट में, और इस प्रोटेक्टेड एरिया में दीफलू रिवर भी बहती है और मोरा धनसिरी रिवर भी बहती है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली की गई अनाउंसमेंट से, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि LPG के प्राइसेस को कम कर दिया गया है by 100 rupees. So government has announced a rupee 100 reduction in domestic LPG prices per cylinder. और ये पिछले 6 महीनों में दूसरा ऐसा रिडक्शन है। इससे पहले LPG सिलेंडर के प्राइसेस को 200 रुपए और कम किया गया था अगस्त महीने में। अब ये न्यूज इवेंट भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि रूरल एरियाज में LPG सिलेंडर्स का एक मेजर सिग्निफिकेंस है। कुछ केसेस में जहां ये सिलेंडर्स काफी महंगे होते हैं, लोग और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ कुकिंग को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुड, चारकोल वगैरह, और उससे जो स्मोक होता है वो स्मोक हाईली डैमेजिंग होता है, जिससे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का डिजीज बर्डन बढ़ता है, हेंस इंपैक्टिंग द नेशन कलेक्टिवली नेगेटिवली। सो यू शुड सी दिस न्यूज फ्रॉम अ पॉलिसी मेकर्स पर्सपेक्टिव एंड यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस कि जब ये LPG सिलेंडर्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि लोग इसको खरीद ही ना पाए, तो उसका नेशनल लेवल पर क्या रेमिफिकेशन है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई रूफटॉप सोलर स्कीम से और उसमें रिसेंटली किए गए चेंजेस से। फ्रेंड्स, ये 75,000 करोड़ रुपए के बजट वाली प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसको पहले प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता था, इस स्कीम में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जहां पहले प्लान था कि 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट के बीच के सोलर सिस्टम्स को पूरे तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, जिसका खर्चा पूरे तरीके से गवर्नमेंट बेयर करेगी, जिसका एस्टिमेट था कि इंडिया के लगभग 1 करोड़ घरों में ये रूफटॉप सोलर सिस्टम लगेगा और जिसका खर्चा पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब से देगी। अब इस प्लान में चेंज कर दिया गया है एंड गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट ओनली अप टू 60% ऑफ द कॉस्ट, और अगर कोई हाउस होल्ड इस स्कीम को अवेल करता है तो उसको वो 40% अमाउंट अपनी जेब से देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये स्कीम इस साल की एक मेजर स्कीम है। फ्रेंड्स, ये इलेक्शन ईयर है और गवर्नमेंट के 10 साल के इस एंड फेज में कोई मेजर स्कीम्स लॉन्च नहीं हुई हैं, पर कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, जैसे कि ये स्कीम, PM विश्वकर्मा स्कीम वगैरह। ये सभी स्कीम नोट्स में प्रेजेंट है, आप जरूर इनके बारे में पढ़ लें। इस स्कीम की बात करें तो इसका टारगेट है अगले 3 साल में इंडिया के 1 करोड़ घरों में ये रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना। इस स्कीम में अब तक लगभग 40 लाख लोग रजिस्टर कर भी चुके हैं और ये गुजरात में ऑलरेडी इन प्रोग्रेस भी है। फ्रेंड्स, इस स्कीम की भी एक बार डिटेल में बात करते हैं। इसकी जो मेजर फीचर्स हैं वो है कि वो घर जो एक महीने में 300 से कम यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडिया और नेपाल के कॉन्टेक्स्ट से। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुछ समय पहले नेपाल में गए थे। फ्रेंड्स, रिसेंटली जब नेपाल से एक डेलीगेशन इंडिया आया था तो उस डेलीगेशन के बीच कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए थे, जिसमें एक एग्रीमेंट ये भी था कि नेपाल कंट्री को UPI एनेबल कर दिया जाएगा। और अब इसी इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि नेपाल में UPI अब एक्टिव है। आप इंडिया से नेपाल के किसी मर्चेंट को अब UPI पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया ने ऐसे काफी सारे कंट्रीज को अपना UPI स्टैक देने के ऑफर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली अभी फ्रांस को भी ऑफर किया गया था। और आपको इस न्यूज को इस पर्सपेक्टिव से देखना है
कि इससे इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के डोमिनेंस का पता चलता है कि मेजर डेवलपिंग कंट्रीज भी इन सब मैटर्स में इंडिया की तरह डेवलप्ड नहीं है, इंडिया की तरह इतनी प्रोग्रेस्ड नहीं है। फ्रेंड्स, ये आज का पहला एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिए गए ऑर्डर्स कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स को पब्लिकली डिक्लेयर करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दें, ताकि ईसीआई अपनी वेबसाइट पर पब्लिक के लिए उसको पब्लिश कर दे। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और अपने इस वर्डिक्ट में उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिए थे कि उनसे खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल को वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दे, जिन डिटेल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर पब्लिक के लिए पब्लिश करे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट से याचना की है, विनती की है कि उनको जून के एंड तक का समय दिया जाए, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। पर जून में कैच ये है कि जून तक जनरल इलेक्शंस हो चुके होंगे और अगर ऐसा होता है तो वो वोटर्स के साथ एक डिससर्विस होगी, क्योंकि वो अपने डिसीजन मेकिंग में और बेटर और इन्फॉर्म्ड ओपिनियन नहीं बना पाएंगे। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये रिस्पॉन्स क्वेश्चनेबल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये प्रोसेस लंबा है, इसमें समय लगेगा और डोनर्स और परचेसर्स की डिटेल्स को मैच करने में समय लगेगा। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिस्पॉन्स से ये अंदाजा मिलता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब इन बॉन्ड्स को बेचा था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन परचेसर्स की केवाईसी डिटेल्स को नोट नहीं किया, स्टोर नहीं किया, बस केवल ये स्टोर किया कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा गया है। अब ये एडिटोरियल भी इतना जोरदार एडिटोरियल नहीं है, बट ये सीरीज ऑफ इवेंट सिग्निफिकेंट है। क्या आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस डिटेल को रिलीज करता है? दिस रिमेन्स टू बी सीन। और अगर नहीं करता तो क्या होगा? दिस ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये आज का एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा रिसेंटली कंक्लूड किया गया 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगह से पॉपुलेशन में सेलेक्ट करके 10,000 इंडिविजुअल्स के जीनोम को सीक्वेंस किया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस एक्सप्लेनर पीस में बात की गई है कि व्हाई इंडिया अर्जेंटली नीड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर जीनोमिक्स। लेट्स टॉक अबाउट इट। फ्रांसिस पीस के ऑथर बोलते हैं कि पिछले 20 सालों में जीनोमिक्स की फील्ड में, जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में अनप्रेसिडेंटेड एडवांसेस हुए हैं। साइंटिस्ट की जीन्स को सीक्वेंस करने की कैपेसिटी में, उनको एनालाइज करने की कैपेसिटी में और उनको इंटरप्रेट करने की कैपेसिटी में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है। और ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग प्रोसेस जो पहले काफी महंगा होता था, अब नए नए टूल्स जैसे कि क्रिस्पर के आने के बाद ये सीक्वेंसिंग प्रोसेस काफी सस्ता हो गया है और आप भी ये सीक्वेंसिंग कर सकते हैं गिवन यू हैव सम बेसिक नॉलेज। और क्योंकि सीक्वेंसिंग की कॉस्ट अब इतनी कम हो गई है, एक्सपेक्टेड है कि इसको वाइड स्प्रेड स्केल पर अब यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम जो पॉपुलेशन स्केल पर हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन के ऐसे 10,000 इंडिविजुअल के जीन्स को सीक्वेंस किया है, दुनिया भर में भी अलग अलग कंट्रीज में भी ऐसे पॉपुलेशन के सीक्वेंसिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। और जब इतने लार्ज स्केल पर ये सीक्वेंसिंग हो रही है, इससे एक्सपेक्टेड है कि दिस विल ब्रिंग अ पैराडाइम शिफ्ट। फ्रेंड्स, इंडिया ने भी ह्यूमन जीनोमिक्स में काफी प्रोग्रेस किया है। जब साल 2009 में इंडिया ने पहले जीन को सीक्वेंस किया था और उसके 10 साल बाद इंडिया ने 1000 जीनोम्स को सीक्वेंस किया था, अभी रिसेंटली 2024 में इंडिया ने 10,000 जीनोम्स को सीक्वेंस करना पूरा कर लिया है। और इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि गिवन हाउ दिस जीनोमिक्स फील्ड इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, एक वेल थॉट आउट लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क जरूरी है इन एडवांसेस का बेस्ट यूज करने के लिए, जैसे कि जिससे इंश्योर किया जा सके कि अलग अलग जगह पर हो रही ये जीनोमिक्स में डेवलपमेंट के बेनिफिट्स सभी कंट्रीज, सभी स्टेक होल्डर्स एक्सेस कर सकें, जिससे इस फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट और एक्सेलरेट हो। फ्रेंड्स, ये आज का दूसरा एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा एआई कंपनीज को दी गई एक एडवाइजरी, इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने 1 मार्च को
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम कर रही कंपनीज को एक एडवाइजरी दी है। ये एडवाइजरी जनरली डील करती है जनरेटिव एआई प्रोडक्ट से। जनरेटिव एआई प्रोडक्ट्स का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक प्रॉम्प्ट देने पर, एक कमांड देने पर रिजल्ट प्रोड्यूस करें। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि होता है चैट जीपीटी में, गूगल के जेमिनाई में वगैरह में। तो इस एडवाइजरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन एआई कंपनीज को बोला है कि अगर उनके प्रोडक्ट अंडर टेस्टिंग फेज में है या अनरिलायबल है, तो उन प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले इन कंपनीज को गवर्नमेंट से एक्सप्लिसिट परमिशन लेनी पड़ेगी। दे मस्ट टेक एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है। फ्रेंड्स, इसका कॉन्टेक्स्ट है रिसेंटली गूगल के जेमिनाई के द्वारा दिया गया एक रिस्पॉन्स विच वेंट वायरल। तो किसी यूजर ने गूगल के जेमिनाई से पूछा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एक फैशिस्ट हैं। तो गूगल के जेमिनाई ने अपने रिस्पॉन्स में बोला था कि हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ जज्ड बाय हिज पॉलिसीज इज अ फैशिस्ट। तो गवर्नमेंट ने इस रिस्पॉन्स पर काफी स्ट्रिक्टली रिएक्ट किया था और ये भी बोला था कि जेमिनाई का ये रिस्पॉन्स इंडिया के आईटी लॉज को भी वायलेट करता है। और स्टेटमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट ने अब फिर ये एडवाइजरी भी ऐसी मेजर कंपनीज को दे दी है कि अगर आपके प्रोडक्ट अनरिलायबल हैं, अनटेस्टेड हैं, तो उनको रिलीज करने से पहले आप हमसे एक बार परमिशन लेंगे। अब बात करते हैं कि पब्लिक ने इस एडवाइजरी को लेकर कैसे रिएक्ट किया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर ये एआई प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी डिटेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि इंडिया की यूनिटी को थ्रेट हो, तो ऐसी कंपनीज को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और अगर ऐसा कोई अनलॉफुल कंटेंट प्रोड्यूस होता है तो इन कंपनीज के पास 15 दिन का टाइम है कि वो इन डिटेल्स की रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट को सबमिट करें। इस एडवाइजरी में ये भी बोला गया है कि अगर कोई इमेज है जिसको एआई ने जनरेट किया है, तो उस इमेज पर एक लेबल होना चाहिए, एक मार्क होना चाहिए जिसको देखकर ये कहा जा सके कि दिस इमेज इज एन एआई प्रोड्यूस्ड इमेज। और इंडस्ट्री का कहना है कि दिस इम्पोजेस अ सिग्निफिकेंट कंप्लायंस बर्डन। अब इस इवेंट में भी अगर कोई डेवलपमेंट्स होती हैं, वील कीप फॉलोइंग इट। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि एआई क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या है, एआई को रेगुलेशन से जुड़े क्या चैलेंजेस हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से वगैरह। फ्रेंड्स, ये आज का तीसरा एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा एक नए टोल कलेक्शन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का प्लान। तो फ्रेंड्स, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट का प्लान है कि एक नए हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम को देश में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फ्रेंड्स, फिलहाल फास्टैग जो कि काफी पॉपुलर है, उससे भी एक एडवांस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये बेस्ड होगा जीपीएस सिस्टम पर। जीपीएस आई होप आपको पता है, जो सिस्टम आपके मोबाइल फोन्स में, स्पोर्ट्स वॉचेस में वगैरह में होते हैं टू ट्रैक योर लोकेशन। तो ये नया टोल सिस्टम भी जीपीएस सिस्टम पर ही बेस्ड होगा। इस जीपीएस टोल कलेक्शन सिस्टम में हर एक गाड़ी में एक ऑन बोर्ड यूनिट को फिट किया जाएगा जो उस गाड़ी की लोकेशन को ट्रैक करेगी। इस ट्रैकिंग में इंडिया के खुद के जीपीएस सिस्टम, इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जिसको गगन के नाम से भी जाना जाता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और वो व्हीकल्स जैसे कि कार्स, ट्रक्स वगैरह, वो जब एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास होंगी, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को डेटाबेस से मैच किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि उस व्हीकल ने नेशनल हाईवेज की कितने लेंथ को ट्रैवल किया है, और इस बेसिस पर उनसे टोल चार्जेस लिए जाएंगे। और गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये टोल सिस्टम पूरे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है, देन दिस विल इवेंचुअली अलाउ बैरियर फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन हाईवेज। मतलब जहां फिलहाल प्रेजेंट फास्ट टैग्स में व्हीकल्स को कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, जो कि पहले वाले सिस्टम से जब गाड़ियों को हाथ से काटकर पर्ची दी जाती थी उससे काफी फास्ट है। ये नया सिस्टम फास्टैग से भी फास्ट होगा क्योंकि गाड़ियों को कहीं रुकना ही नहीं पड़ेगा। टोल प्लाजा की एग्जिस्टेंस ही एलिमिनेट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इस नए टेक्नोलॉजी से जुड़े चैलेंजेस क्या हैं। तो क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, तो ये अभी नहीं कहा जा सकता कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज को चुकाया ही नहीं है, जिन्होंने अपनी पेमेंट्स को क्लियर ही नहीं किया है,
उनसे कैसे टोल कलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने अपनी गाड़ी में ऑन बोर्डिंग यूनिट को लगाया ही नहीं है या उसको बंद कर दिया है, या फिर वो ऐसा कर रहे हैं कि गाड़ी के ऑन बोर्डिंग यूनिट को वो बड़े व्हीकल्स जैसे कि ट्रक में इस्तेमाल कर रहे हों। ऐसी सिचुएशन से इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि गैंट्री माउंटेड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन बेस्ड सिस्टम, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो कार की नंबर प्लेट से काफ़ी सारी डिटेल्स को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है। इस सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ANPR बेस्ड सिस्टम ज़रूरी होगा, पर इंडिया में वाइड लेवल पर ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो लाइसेंस प्लेट्स हैं वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की हों, फॉर इंस्टेंस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। पर ये HSRP नंबर प्लेट्स इंडिया की कुछ सिर्फ गिनी चुनी सिटीज़ और स्टेट्स में ही एग्जिस्ट करती है। तो इस पीस के ऑथर थोड़े स्केप्टिकल हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंजेस की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस की ज़रूरत है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करते। और वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का प्लान है कि इन जनरल इलेक्शन से पहले इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। बट द ऑथर वंडर्स कि हाउ विल दिस हैपन। फिर इस पीस में बात की गई है कि क्या एग्जिस्टिंग फास्टैग सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि फास्टैग सिस्टम भी रहेंगे इस नए टोल कलेक्शन सिस्टम के साथ साथ। फ्रेंड्स, दिसंबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग सड़क पर टोल प्लाजा से ट्रैवल कर रही गाड़ियों में 98.9% व्हीकल ऐसे हैं जिन्होंने फास्टैग को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये जो नया सिस्टम है जो GPS को यूज करता है, इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम होगा कंपेयर टू फास्टैग्स, क्योंकि फास्टैग में जहां पर टोल प्लाजाज की जरूरत पड़ती है, मतलब रोड के बीच में टोल होते हैं जहां पर गाड़ी को स्लो होना पड़ता है, स्कैनर से होकर गुजरना पड़ता है, इस नए सिस्टम में इन टोल प्लाजाज को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये टोल कलेक्शन प्रोसेस पूरे तरीके से ऑटोमेट हो जाएगा। अब क्या होता है, दिस ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन। क्या ये सही में इंप्लीमेंट होगा, इतनी जल्दी होगा, कुछ समय में होगा, whatever happens, this remains to be seen and we'll keep following it. Now that's all for today, friends. Have a good time. Bye. Time. Bye. Time. Bye. Time. Bye.